अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज जो हम वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं ये होने वाली है मेजर गौरव की वीडियो, और ये है द चाणक्य फोरम से रिलेटेड वीडियो है। सो चलते हैं और जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो कि भारत से रिलेटेड होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं शार्प फोकस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फौरी तौर पर आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। दोस्तों, हाल फिलहाल में पाकिस्तान से कुछ ऐसी खबरें आई जो कि कुछ खबरों ने परेशान करा, कुछ खबरों ने हैरान करा। आपने सुना ही होगा, कल की बात है, श्रीलंका का एक नागरिक जिसको जला दिया वहां पे, या फिर वो सर्बिया का पाकिस्तान एम्बेसी जो कहता है इमरान खान को ट्रोल करते हुए कि साहब हमें 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। लेकिन आज हम इन मामलों के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, आप मीडिया में सुन चुके हैं ये खबर। अब अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि न्यूज साइकिल ऐसा होता है, ये खबर पुरानी हो गई है, मीडिया किसी और न्यूज पे जा चुका है। आज हम बात करेंगे हथियारों की। दोस्तों, हथियारों की क्यों जरूरी है। अच्छा, एक जमाना ऐसा था कुछ साल पहले, इंडिया नंबर 1 इंपोर्टर था, आयात करता था दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का, चाहे वो रूस से हो, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे यूरोप से हो, फिर चाहे इजराइल से हो। कुछ सालों से इंडिया नंबर 1 से नंबर 2 पे आ गया और ऐसे इंडिकेशंस हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है कि इंडिया और उस रैंकिंग में नीचे चला जाएगा। और यह अच्छी बात है, यानी कि इंडिया खुद अपने हथियार बना रहा है और बाहर से इतने हथियार इंपोर्ट नहीं कर रहा है। एक लिस्ट है बहुत लंबी, और यह लंबी इतनी लिस्ट है कि मुझे खुद नहीं पता कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का कौन कौन से हथियार हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन से यहां पे बना रहे हैं, कौन कौन से हथियार हम लोग नए नए फौज में ला रहे हैं। फौज से मेरा मतलब है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा ये कौन कौन से वेपन सिस्टम्स हैं जो आ रहे हैं। ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, ये मुकम्मल लिस्ट नहीं है, पूरी लिस्ट नहीं है। कहीं आप बोले मेजर साहब वो वाला हथियार तो आप बताना भूल ही गए। ये सही बात है, मैं भूल ही गया हूंगा, क्योंकि ये लिस्ट इतनी लंबी है, इतनी ज्यादा लंबी लिस्ट है कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैंने पूरी कोशिश करी, हमारी टीम ने पूरी कोशिश करी है कि आपके सामने एक जितनी कॉम्प्रिहेंसिव हो सके उतनी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आपके सामने पेश करें हम हथियारों की। कुछ मिनट तक मैं हथियारों के बारे में आपको बताऊंगा, उनका डिटेल डेटा, फोटोग्राफ आप देखेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि भारत ये हथियार खरीद तो खरीद क्यों रहा है। दोस्तों, ये पूरी लिस्ट हमने कंपाइल करी और अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं। इंडिया और रशिया AK-203, AK वेपन आप जानते हैं, AK-47 है, AK-56 है, और भी AK के सीरीज हैं। तो इंडिया ने AK-203 का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है रशिया के साथ और उसका प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। 7.5 लाख AK-203, यानी कि भारतीय सेना के, जो अभी भारतीय सेना यूज कर रही है इंसास वेपन, ये आप देखिए स्क्रीन में, इंसास है। जो इंसास है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम्स, ये जो वेपन है ये 5.56 mm का है और ये 90s में आया था, अर्ली 90s में। इंडियन आर्मी ने अब इसको बोला है कि हम इसको फेज आउट करेंगे। पुलिस फोर्सेस भी इसको यूज करती हैं और BSF, CRPF, ITBP, हर जगह यही हथियार यूज हो रहा है। लेकिन अब 2022 से इंडियन आर्मी AK-203 इस्तेमाल करना शुरू कर रही है। तो ये इंसास की आपने फोटोग्राफ देखी, ये देखिए AK-203, ये वेपन आ रहा है, ये इंडियन आर्मी के इस्तेमाल के लिए आ रहा है। इसके अलावा भारतीय सेना ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक्स, 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक्स। अर्जुन टैंक भारत में बना टैंक है, जबरदस्त टैंक है। और मुझे याद है 1994 में, 1994 में जब मैं कमीशन हुआ था आर्मी में, और जब मैं गया, सूरतगढ़ पहली जगह थी जहां पे मेरी यूनिट 17 कुमाऊं की पोस्टिंग थी। तो हम लोग जब महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस जाते थे, सूरतगढ़ से रास्ता पड़ता है महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस का, जहां पे हर एक किस्म की स्मॉल आर्म्स या इवन आर्टिलरी और बड़े बड़े हथियारों की वहां पे फायरिंग होती है, फील्ड फायरिंग होती है, टेस्टिंग होती है। वहां पे पहली बार मैंने अर्जुन देखा था। वहां पे एक अर्जुन पथ भी है,
एक रोड है जिसका नाम अर्जुन पथ दे रखा है, पता नहीं क्या है, लेकिन हमारे टाइम पे तो 1994 में थी। तो ये अर्जुन टैंक है। ये भारतीय सेना के जो टैंक्स हैं उसमें ये बदलाव आ रहा है, 118 अर्जुन टैंक। तीसरा है, आपको पता है कि S-400 ये एक शील्ड है, ये एक किस्म की छतरी है, ये सरफेस टू एयर किस्म की मिसाइल्स हैं कि यानी इनकमिंग थ्रेट जो भी है, एयरबॉर्न थ्रेट शामिल प्लेन्स, ड्रोन्स, रॉकेट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट या किसी और अन्य प्रकार का एयरक्राफ्ट, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए S-400 भारत ने रूस से लिया है। जबरदस्त सिस्टम है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुनिया का सबसे बढ़िया ये एयर डिफेंस सिस्टम है। अब इसमें कितना कारगर हथियार है ये समय बताएगा, लेकिन ये इंडिया ने ले लिया और उसकी डिलीवरी भी शुरू हो गई है। अब हम आते हैं अग्नि 5 पे, जो इंडिया ने 27 अक्टूबर को सक्सेसफुली टेस्ट करा था। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका जो रेंज बताया जा रहा है 5000 से 8000 किलोमीटर बताया जा रहा है, लेकिन मुझे यह विश्वास है, और हो सकता है मैं गलत भी कह रहा हूं, लेकिन मुझे यह विश्वास है कि इसका रेंज इससे ज्यादा है। ये एक जिसको कहते हैं कि बड़ी दरमियानी सी बात करी है डीआरडीओ ने कि साहब इसका ये रेंज है, और इस प्रकार से बात करिए, क्योंकि इन सब के रेंज और कैपेबिलिटीज हाईली कॉन्फिडेंशियल होती हैं। आपको और मुझे कभी पता नहीं लगेंगी। ये मीडिया को बताने के लिए, विकिपीडिया में लिखने के लिए आपने बता दिया 5000 से लेकर 8000, लेकिन मुझे यकीन, और चाइनीज भी यही बात कहते हैं, बाय द वे चाइनीज भी यही बात कह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट करते हैं कि इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग करी है, क्योंकि चाइना को यह लग रहा है कि हर एक चाइनीज सिटी पे ये मार कर सकता है। अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट कॉल्ड अभ्यास। अभ्यास है, ये एक एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। क्या होता है कि जब आप कोई प्रैक्टिस करते हैं एयर डिफेंस की या हवाई हमले की, तो जाहिर सी बात है आप अपने एयरक्राफ्ट को तो गोली नहीं मारेंगे, आपको एक टारगेट फ्लाई करवाना पड़ेगा, तो उसका नाम है अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, और यह भी इंडिया ने लॉन्च करा है। इसके अलावा आकाश मिसाइल, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, आकाश मिसाइल का एक नया वर्जन आकाश प्राइम टेस्ट करा है। यह भी बहुत जल्दी इंडक्ट होने वाला है। भारत और रशिया ने AK-103, AK-203 के बारे में मैंने बताया, AK-103 राइफल्स भी ये प्रिक्योर कर रहे हैं। तो पूरी AK सीरीज पे, और ये जहां तक मुझे पता है ये इंडियन नेवी को जाएगी या फिर इंडियन एयरफोर्स को जाएगी, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए 203 आ रही है। सिस्टम इनका एक ही है, बट इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट्स हैं, कुछ और इसमें एम्बेलिशमेंट्स हैं वेपन्स में। AK-47 हो, 56 हो, फिर 103 हो, 203 हो, ये सब इस प्रकार से। और AK-47 के बारे में कहा जाता है कि बहुत डिपेंडेबल सिस्टम है। मैंने भी इसको काफ़ी इस्तेमाल करा है और बहुत डिपेंडेबल सिस्टम है। गंदा हो जाए, पानी में पड़ जाए, मट्टी चली जाए, फिर भी चलता है, इसमें रोक नहीं आती। और इसलिए तो AK-203 का तो कॉन्ट्रैक्ट बता दिया दोस्तों, AK-103 का भी कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ने साइन कर लिया है। इसके अलावा न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल आकाश NG, इसको भी टेस्ट कर लिया। ये पहली वाली से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ी सी अलग है, इसकी भी टेस्टिंग हो गई है। पिनाका रॉकेट्स जो लेटेस्ट है, पिनाका बेसिकली एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर किस्म का एक हथियार है। बहुत जबरदस्त हथियार है, 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और इसके अंदर ट्यूब्स होते हैं, और ट्यूब्स के अंदर से इंडिविजुअल रॉकेट्स निकलते हैं, तकरीबन 40। हो सकता है इसकी कैपेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई हो, जहाँ तक मुझे याद है इसमें से रॉकेट्स निकलते हैं, और एक खास एरिया, इतने स्क्वायर मीटर्स बाय इतने स्क्वायर मीटर्स, मे बी 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर बाय 800 मीटर या 600 मीटर, कुछ ऐसे एरिया को बिल्कुल ये खाक में मिला सकती है। पिनाका नाम था शिवजी की धनुष का। शिवजी के धनुष का नाम था पिनाका, और शिवजी के धनुष के नाम पे इस वेपन सिस्टम का नाम पिनाका दिया गया। सचमुच में ये पिनाका ही है। इसके अलावा हम बात करते हैं इनहैंस्ड पिनाका रॉकेट्स की। ये दूसरा वर्जन है जिसमें मारा क्षमता और जो इसकी काबिलियत है, डिस्ट्रक्टिव पावर जो है इसका ज्यादा है, उसकी भी टेस्टिंग हो गई है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक कंपनी है, वो एंटी टैंक
गाइडेड मिसाइल इंडियन आर्मी को सप्लाई कर रही है। इसके अलावा 4,960 मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM फॉर इंडियन आर्मी ये और इंडक्ट हो रही हैं। अब ये तो कुछ हथियार थे। अब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। 83 यानी कि 83 नए तेजस विमान ये इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो रहे हैं। 83 ऑर्डर चला गया है, अब वो जब बनेंगे तब वो इंडक्ट हो जाएंगे। इजरायली स्पाइस बॉम्ब्स ये $200 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा गया इजराइल से। स्पाइस 2000 वही बॉम्ब है जो बालाकोट में हमने देखे थे। जब बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई करी थी, वो इजराइल के स्पाइस बॉम्ब्स ही थे। तो ये स्पाइस बॉम्ब्स भी हम ले रहे हैं। इसके अलावा करीब 11,000 करोड़ से थोड़ा से 4-5 करोड़ रुपए कम, 6 करोड़ रुपए कम में 10,994 करोड़, आई थिंक दैट इज द साइज ऑफ द डील इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इसकी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स एवैक्स DRDO बना रहा है 6। लॉन्ग रेंज बॉम्ब टेस्ट कर लिया है अक्टूबर में इंडियन एयरफोर्स ने, लॉन्ग रेंज बॉम्ब जो कि ग्लाइड करता है। मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। उसके बाद हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि ये सब हो क्यों रहा है। एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ गार्डिंग इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स। आपने कभी देखा होगा एयरफोर्स के जहाज या कोई बड़े जहाज जाते हैं तो जैसे ही उनके पीछे मिसाइल आती है तो पायलट एक बटन दबाता है और एक शाफ्ट सा निकलता है, टुकड़े निकलते हैं फॉयल टाइप के पीछे, जो कि मिसाइल को, इनकमिंग मिसाइल को कंफ्यूज कर देते हैं। मिसाइल को लगता है कि नहीं हीट सिग्नेचर इधर से जा रहा है, और फिर मिसाइल कंफ्यूज हो जाती है, प्लेन बच जाता है। तो वो शाफ्ट टेक्नोलॉजी एक नई डेवलप करी है जो कि DRDO अब करने वाला है इसको इंप्लीमेंट। अप्रूवल मिल चुका है 21 MiG-29 का और 12 सुखोई मार्क 1 फ्रॉम रशिया। ये डील हो चुकी है। ये भी जैसी तैयार होंगे ये हथियार भारत में आ जाएंगे। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के लिए आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल की टेस्टिंग हो गई है। थोड़ा सा देखिए, बात यह है कि आकाश मिसाइल सिस्टम है, या फिर हम लोग कहते हैं कि जैसे कि ब्रह्मोस है। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, वो नेवी में भी है, आर्मी में भी है, एयरफोर्स में है, थोड़े थोड़े टेक्निकल चेंजेस के साथ, क्योंकि सबको अपनी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है इसलिए। अब ब्रह्मोस एयरफोर्स के पास भी है, नेवी के पास भी है, आर्मी के पास भी है। अब INS वेला 4th स्टेल्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 सबमरीन का INS वेला को कमीशन कर दिया है। इसके अलावा मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने एक प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम इंडियन नेवी को दिया है। तो INS वेला हो गया, INS विशाखापट्टनम हो गया। ठीक है। इसके अलावा इंडियन नेवी ने एक फ्रिगेट लॉन्च करी है, यंतर शिपयार्ड इन रशियाज कैलिनिनग्राड। तो ये रूस का जो वेपन सिस्टम है ये आ रहा है। इसके अलावा इंडियन नेवी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम, NADS, नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम। ये भी इंडियन नेवी के पास आ रहा है, क्योंकि आपको पता है ड्रोन से आजकल खासी खतरा है, और ये न्यू वॉरफेयर जो बन रहा है, स्वार्म की बात कर रहे हैं लोग, ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, तो उन सब के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम नेवी ले रही है। इसके अलावा 2021 में जुलाई में अंडर प्रोजेक्ट 75 इंडियन गवर्नमेंट इशूड अ टेंडर ऑफ 50,000 करोड़ टू बिल्ड 6 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। प्रोजेक्ट 75 के तहत 50,000 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के लिए। इसके अलावा इंडियन नेवी MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स ये मिल रहे हैं। MH-60 रोमियो, दीज आर टॉप ऑफ द लाइन, टॉप क्लास हेलीकॉप्टर्स जो इंडियन नेवी ले रही है, और इंडियन नेवी को डायरेक्ट अमेरिका से ये हेलीकॉप्टर्स हम लोगों ने खरीद लिए हैं। दोस्तों, आपने देखा, मैंने आपको यहां पे बताया कि भारत कौन कौन से नए सिस्टम्स ले रहा है। ये लिस्ट मैंने फिर बताता हूं आपको, लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, और अगर एक आध डिटेल ऊपर नीचे हो गई तो
मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, लेकिन मेरा मकसद आपको ये बताना था कि भारत ये सब ले क्यों रहा है। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को देखेंगे ना, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि साहब भारत हमारे ऊपर हमला कर देगा, ये सब उनकी आदत है बोलने की। ये सब भारत की कोई मंशा नहीं है, भारत का कोई इरादा नहीं है कि हम पाकिस्तान पे हमला करें। पाकिस्तान के बारे में मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में। वो तो हम ही लोग हैं जो पाकिस्तान वॉचर हैं, ऑब्सेसिव पाकिस्तान वॉचर, हमें तो आदत हो गई है क्योंकि हम पाकिस्तान का टीवी देखते हैं, उनकी डिबेट्स देखते हैं, उनके अखबार पढ़ते हैं, तो एक ऐसी बात हो गई। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में देखें इंडिया में, आप बड़े बड़े थिंक टैंक्स देखें, या फिर आप अगर कभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ब्रीफिंग सुने, सो दे हैव ऑलमोस्ट स्टॉप्ड टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। आज की तारीख में भारत पाकिस्तान को थ्रेट मानता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, वो इतनी बुरी तरीके से चरमरा रही है कि मैं ये कह दूं कि अगर इमरान खान वापस अगर 5 साल के लिए आ गया, तो फिर आप पाकिस्तान के बॉर्डर से अपनी फौज हटा ही लें, क्योंकि वो फौज जो है वो खुद को खा जाएगी। मैं पाकिस्तानी आर्मी की बात कर रहा हूं, वो खुद को खा जाएगी, खुद के लोगों को खा जाएगी। वैसे भी खा रही है, लेकिन तब बिल्कुल निपटा देगी। पाकिस्तान इज नॉट अ थ्रेट। ये तो मैंने मुहावरतन आपको एक बात बोली है कि बॉर्डर से फौज हटा दो, मेरा ये मतलब नहीं कि हटा ही दो, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हम थ्रेट मानते ही नहीं पाकिस्तान को। डिस्कशन नहीं हो रहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है, बात है इंडो पैसिफिक की और बात है चाइना की, बात है ऑकस की जिसका इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन बात है क्वाड की जिसका मेंबर है इंडिया। क्वाड वेपनाइज नहीं है, ऐसा क्वाड के मेंबर्स कहते हैं, लेकिन क्वाड के शिप्स की, नेवल शिप्स की जो एक्सरसाइजेस हैं वो साउथ चाइना सी में और इस एरिया में होती रहती हैं और होती आई हैं। अब हम इस चीज पे आते हैं कि ये जो मैंने हथियार की लंबी चौड़ी लिस्ट आपको बताई दोस्तों, हथियार ले क्यों रहा है इंडिया, इसके पीछे कारण क्या है? कारण सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। भारत अपने आप को एक रीजनल सुपर पावर की नजर से देखता है और एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है। तो दोस्तों, एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ केयर की फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में, डिफेंस की फील्ड में, मेडिसिन एंड फार्मा, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब में भारत बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हथियार थोड़े से दिख जाते हैं, थोड़ा सा उनके साथ एक ग्लैमर अटैच्ड होता है कि रॉकेट उड़ रहा है और टैंक्स फायर कर रहे हैं, तो आपको हमको ये लगता है कि वाह वाह देखिए क्या जबरदस्त काम है। लेकिन इंडिया इससे कहीं ज्यादा इन्वेस्ट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहा है। लेकिन सड़क बनना इतना ग्लैमरस नहीं है दोस्तों, वो सड़क बन रही है तो बन रही है, तो हमारी नजर उस पर नहीं जाती। हाल ही में एक फंक्शन में नितिन गडकरी साहब बता रहे थे, स्टेज पे थे, मैं ऑडियंस का मेंबर था, तो वहां पे बता रहे थे कि कितनी जल्दी हमारे हाईवेज बन रहे हैं, कितनी जबरदस्त तरीके से हमारे हाईवेज बन रहे हैं। तो वही हाल स्पेस प्रोग्राम का है। तो हर जगह इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, सिर्फ हथियार पे नहीं। लेकिन हथियार पे क्यों कर रहा है? देखिए, द एक्चुअल थ्रेट इज चाइना। ये बात जो CDS एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत वो भी कह चुके हैं और बाकी सब लोग भी कह चुके हैं कि द रियल थ्रेट इज चाइना। आपको चाइना को कंटेन करना है, और अगर आपको चाइना को मात देनी है, क्योंकि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी फॉलो कर रहा है। यहां पे मैप देखिए, इस मैप में देखिए आप पूरा किस तरीके से उसने साउथ चाइना सी के पास वो जो आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स को रिक्लेम कर रखा है समुद्र से, वहां पे अपने बेसेस बना रखे हैं। किस तरीके से जापान के खिलाफ एग्रेसिव एयर पेट्रोलिंग हो रही है, किस तरीके से श्रीलंका, आप देखिए बिल्कुल नीचे श्रीलंका है, हनुमनटोटा पोर्ट को किस तरीके से उसने 99 साल की लीज पे ले लिया है। किस तरीके से अगर आप इधर देखिए पाकिस्तान गवादर, पाकिस्तान तो खैर पूरा का पूरा ही गिरवी चीन को हो चुका है और उनका बैंकिंग सिस्टम IMF को गिरवी हो चुका है। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं, अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखें आप पूरा ऊपर, तो ये चाइना अपने पैर पसार रहा है, लेकिन अब दुनिया चाइना के खिलाफ खड़ी हो गई है। अगर हम अग्नि 5 लॉन्च करते हैं या उसकी टेस्टिंग करते हैं और उसको इंडक्ट करते हैं, दिल्ली से पाकिस्तान कितनी दूर है? मैं आपको बता दूं, अमृतसर से लाहौर 50 किलोमीटर दूर है, लगभग अमृतसर से लाहौर 50 किलोमीटर दूर है। अब कहने की बात है कि दिल्ली से कितना होगा? 600 किलोमीटर, 500 किलोमीटर होगा। क्या हमें इसके लिए 8000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल चाहिए? क्या पाकिस्तान यह सोचता है कि ये अरबों खरबों डॉलर जो इंडिया खर्च कर रहा है या अपने मेक इन इंडिया के तहत भी अंदर अपने हथियार बना रहा है, क्या ये पाकिस्तान के लिए है? 22 करोड़ का पाकिस्तान इतना छोटा सा,
क्या हम अरबों डॉलर पाकिस्तान के लिए खर्च कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये 2 लेवल्स पे खर्चा हो रहा है दोस्तों, और 2 लेवल्स पे हथियार अंदर आ रहे हैं। नंबर 1 चाइना, नंबर 2 इंडियाज पोजिशनिंग इन द इंडो पैसिफिक एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये साफ सीधी बात है। पाकिस्तान को बिल्कुल भारत ने मानिए कि अब तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते लोग। यहां पे आप टेलीविजन पे देखिए, पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते। दे डोंट इवन कंसिडर इट इंपॉर्टेंट इनफ टू नेम। नाम तक लेना पसंद नहीं करते लोग। अरे इग्नोर करो यार, कोई फायदा नहीं। तो इसलिए भारत अपने हथियार खरीद रहा है। 2-3 बातें और मैं आपको बताता चलूं। हमारे जो हथियार थे आज तक, उनका बहुत बुरा हाल था, बहुत जबरदस्त बुरा हाल था। बोफोर्स स्कैम के बारे में आपने सबने सुना होगा। बोफोर्स जो तोप थी, किसने करा, क्या करा, उसके बारे में मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, ना मुझे कुछ इंटरेस्ट है उधर जाने के लिए। लेकिन बोफोर्स एक जबरदस्त सिस्टम है, आज भी। कारगिल की लड़ाई में इन्फेंट्री वालों ने तो जो कमाल करा वो करा, लेकिन वो बोफोर्स थी जिन्होंने पाकिस्तान को हिला दिया बुरी तरीके से हिला दिया पाकिस्तान को। बोफोर्स ने इतनी दहशत भर गई पाकिस्तानी आर्मी में कि वो भाग खड़े हुए वहां से, अपनी लाशें तक नहीं उठाई उन्होंने। ये था बोफोर्स। लेकिन बोफोर्स का सिस्टम भी दोस्तों 35-40 साल पुराना हो चुका है। सिस्टम कितना भी अच्छा हो, और मैं फिर कह रहा हूं बोफोर्स एक जबरदस्त सिस्टम है, जबरदस्त। लेकिन अभी हमें नए सिस्टम्स लाने हैं, क्योंकि 30-35-40 साल पुराना सिस्टम बोफोर्स हो चुका है। बोफोर्स की तोप, और आज भी वो बड़ी कारगर है। लेकिन हमें यह देखना है कि चीन के पास क्या है, एंड वी हैव टू हैव वेपन्स एंड इक्विपमेंट बेटर देन चाइना। बराबरी नहीं करनी, उनसे बेहतर करना है। तो इसलिए M777 जैसे हॉविट्जर्स ला रहे हैं अमेरिका से और इंडिया में बना रहे हैं। ये सब चीजें हो रही हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये भी चीज है कि जैसे हमारी स्क्वाड्रन्स हैं, हमने राफेल के अभी 36 जेट हैं, या हमारा 126 एयरक्राफ्ट की डील चल रही है, जो कि मैंने इसमें मेंशन नहीं करी क्योंकि वो सबको पता ही है, मतलब वेरी ऑब्वियस, ये हो ही रहा है इतने सालों से। अभी ये भी क्लोज हो जाएगी 1-2 सालों में। तो दोस्तों इशू ये है इसमें सिंपल सा कि हमारी जो स्क्वाड्रन्स हैं, एयरफोर्स की स्क्वाड्रन, वो कितनी होनी चाहिए थी और कितनी हो गई है। 1/3 ऑफ द स्क्वाड्रन्स आर सिंपली नॉट देयर। तो हमें उसको भी पूरा करना है, हमें अपने शिप्स को भी पूरा करना है। इसीलिए ये वेपन सिस्टम्स इतने खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी में गैप्स आ रहे हैं, और ये गैप्स एक्सेप्टेबल नहीं है। इस सरकार ने करा, पिछली सरकार ने नहीं, मैं वो बातचीत नहीं करना चाहता किसने क्या करा, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है ही नहीं। लेकिन सच्ची बात यह है कि पिछले 4-5 साल से जितने हथियार, वेपन सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स इस देश ने खरीदे हैं या फिर बनाए हैं खुद अंदर, क्योंकि अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, ये सब तो लोकल हैं हमारे। और ऐसी बात नहीं है कि ये काफी पहले से 15-20 साल से चल रहा है इनके ऊपर काम, 25 साल से चल रहा है काम, तो आज के नहीं है। लेकिन अब इनमें एक तेजी आ गई है, एक जबरदस्त किस्म की तेजी आ गई है। इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस कमांड है, आपका साइबर कमांड है, आपका एयर डिफेंस कमांड है, आपके पूरे थिएटर कमांड जो बन रहे हैं, CDS का ऑफिस बन गया। तो एक पूरा मिलिट्री की रीस्ट्रक्चरिंग करी जा रही है। एक तो पहले मिलिट्री का जो स्ट्रक्चर है उसको पूरा ठीक करा गया कि चाइना के कितने थिएटर कमांड्स हैं, अमेरिका के कितने थिएटर कमांड हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड से आपने अपने आप को बेंचमार्क करा। उसके बाद अपना सिस्टम आपने सेट करा, फिर उस सिस्टम में आपने हथियार सेट करे। तो ये सब चीजें अभी चल रही हैं। द फ्यूचर इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको 2-3 महीने के अंदर जरूर कोई ना कोई बड़ी अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक थिएटर कमांड्स की बात है, आपको एक गुड न्यूज सुनने को मिलेगी, जिससे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जॉइंटनेस, हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जॉइंटनेस मतलब द कैपेबिलिटी ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स टू फाइट टुगेदर एज अ टीम। ये इंडिविजुअल्स है ना, अलग अलग, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी जमीन पे, नेवी पानी पे, एयरफोर्स हवा में, राइट। पर जब ये एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो वो जो आप अचीव करेंगे सिनर्जी से, जॉइंटनेस से, वो आप इंडिविजुअली कभी अचीव नहीं कर सकते। ये सरकार का मानना है और ये फौज का भी मानना है। तो इसलिए ये हथियार खरीदे जा रहे हैं। अपनी कैपेबिलिटी में जो गैप्स हैं उनको पूरा करना है, प्लस भारत के जो स्ट्रेटेजिक एम्स हैं उनको पूरा करना है, चाइना के जो एम्स हैं उसको काउंटर करना है। और इसमें पाकिस्तान का, मुझे लगता है अगर पूरी चीज में अगर कोई 2 या 3% होगा पाकिस्तान के लिए तो होगा, वरना ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं दोस्तों इसमें पाकिस्तान का लेने देना। तो आई होप आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं एपिसोड यहीं पे खत्म करता हूं,
और कुछ ही दिन के बाद मैं एक नया एपिसोड, एक नई बहस, एक नई बातचीत किसी और के साथ मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ये एपिसोड देखने के लिए। और जाने से पहले फिर एक बार कहूंगा कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों। में जो कुछ अहम जो वेपन्स हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि वो क्यों ले रहे हैं और उसका यूजेज क्या होगा और उसका लेने का मतलब बेसिक क्या है। इसके ऊपर जो मेन उनका बताना है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की वजह से नहीं ले रहे, क्योंकि अब पाकिस्तान की इतनी वैल्यू इंडिया के लोगों के सामने और इंडियन गवर्नमेंट के सामने इतनी नहीं है कि वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए इतने महंगे महंगे और एक्सपेंसिव जो ये वेपन्स हैं, S-400 हो गया, अग्नि हो गया, इस तरह के जो हैं वो लेकर रखें, या फिर और भी बहुत सारे जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान के खौफ से रखें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पहले हुआ करता था, अब ऐसा नहीं है। तो अब जो है, तो अब का बेसिक जो मेन रीज़न है, मेन कंसर्न है, वो ये है कि चाइना जो है उसको थ्रेट करना, चाइना को मतलब पीछे करना या चाइना को डराने के लिए, चाइना से मुकाबला करने के लिए भारत ने जो है वो ये वेपन्स जो हैं वो रखे हैं। चाइना हो गया या फिर और बड़ी कंट्रीज़ हो गई जो इंडिया को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनसे लड़ने के लिए इन्होंने ये सारे वेपन्स रखे हैं। और दूसरी बात यह है कि S-400 इंडिया के पास है, जो कि बहुत ही अच्छा है, और जबकि चाइना के पास भी S-400 नहीं है, और पेमेंट उन्होंने उतनी की है लेकिन उनको S-300 उनको मिला है, जबकि पेमेंट उतनी है लेकिन वो उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जितना एडवांस टेक्नोलॉजी S-400 है। ये सारी चीज़ें। और अग्नि की अगर हम बात करें तो वो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, और जो है, और जब अच्छी जो मतलब कि ये अक्टूबर में ही आया था मेरे ख्याल से, अग्नि 5 जो है, और वो बहुत ही पावरफुल भी है और काफ़ी मतलब दूर तक की रेंज में जा सकती है। जबकि अगर हम देखें तो चाइना जो है उसके खासकर उन्होंने जो है ये रखा है उसके लिए, और मतलब कि इसकी रेंज इतनी है और ये साउंडलेस भी है, मतलब इसे पता नहीं चलता कि ये कहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन ये है कि जो है वो जहाँ पर भी इसको छोड़ा जाएगा वहीं पर ये गुमशुदा होकर ये नुकसान पहुंचा सकता है और ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। तो मतलब अपने टारगेट को जो है वो अचीव कर सकता है। इस बात को तो मानना बिल्कुल बिल्कुल भाई मानना पड़ेगा कि इंडिया में एक अहम टेक्नोलॉजी भी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है डिफेंस को लेकर, और DRDO ने भी इतनी जो है वो अब डिफेंस के ऊपर इतनी सारी चीज़ों के ऊपर काम कर चुकी है, बना रही है, और बहुत अब आगे जाकर कंटिन्यूसली बना भी रही है। बहुत ही ये ज़बरदस्त भी और अप्रिशिएट भी करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि इंडियन जो है वो DRDO जो कंपनी है वो बहुत अच्छी एजेंसी जो है वो काम कर रही है, और उन्होंने मेड इन इंडिया चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं बनानी, और जो कि उनको सस्ती भी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं, देखो INS विक्रांत जो है वो भी इंडिया ने ही खुद बनाया है, और उसको कम बजट में उन्होंने इतना ज़बरदस्त जो है वो एक INS विक्रांत बना लिया है। और इसके अलावा देखें तो ये जो वेपन्स बना रहे हैं वो भी ज़बरदस्त हैं, और बाकी S-400 जो है वो उन्होंने लिया है, और दूसरी चीज़ें तो मतलब कि इंडिया का फुल फोकस है डिफेंस के ऊपर कि उसको अपनी डिफेंस के अकॉर्डिंगली इसको कंट्रोल किया जाए। और बाकी पाकिस्तान की बात रही तो हाँ, बात सही है कि भाई पाकिस्तान में ऑलरेडी इतना पाकिस्तान खुद खसारे में है, पाकिस्तान को ये चीज़ें अब कहाँ ख़रीदेगा, और जो उनके पास है वो मतलब कि ज़ाहिर सी बात है कोई भी वॉर होती है तो उसको लड़ने के लिए ये सारे वेपन्स की ज़रूरत पड़ती ही है, और 100% पड़ती है। तो पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को तो अफोर्ड अब कर नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि IMF जो है उन्होंने अपने हैंड ओवर ले लिया बैंकिंग सारा सिस्टम। और अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान का जो सारी जगहें जो हैं वो ऑलमोस्ट चाइना के पास गिरवी हैं, जैसे फातिमा जिन्ना पार्क हो गया या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस ये है कि अब पाकिस्तान तो उस लेवल पर उनसे लड़ नहीं सकता। अगर हम ये कहेंगे सिर्फ हमारा आर्मी और हमारी फ़ौज लड़े, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
फ़ौज हमारी नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और हर वक्त एक्टिव रहती है, अपनी कंट्री अपनी पाकिस्तान के लिए खड़े होती है और जितना होता है वो करती है। और सारी आवाम को भी हमारी आर्मी से जो है वो एक उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कर सकती है। और इसी बिना पर सब लोग सोचते हैं कि चलो जी वॉर हो जाएगी तो वॉर हम लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो वॉर लड़ने के लिए सिर्फ आर्मी का होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपको वेपन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर आपको एडवांस टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है। जितना दुश्मन तगड़ा होता है ऑपोजिट जो है वो मतलब कि उनके पास जितना हैवी मटेरियल होता है उतना ही आपके पास भी हो तो फिर ही आप जो है वो उस लेवल पर लड़ सकते हो मतलब जंग कर सकते हो। तो अगर हम ये कहें कि सिर्फ हमारी आर्मी इस चीज़ को लेकर चले और वो लड़े तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर्मी को भी जाहिर सी बात है लड़ने के लिए वो सारी चीज़ें चाहिए जो कि वेपन्स हो गए, बहुत सारी इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजीज़ चाहिए जो कि इस टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव हैं ख़रीदने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो यही बात है और मैं हमेशा से यही बात कहती हूँ कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तो कोई कंपैरिजन है नहीं, लेकिन हाँ एक बात है कि ये सिर्फ लोगों की साजिश है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई डालाने की और अपने हथियार बेचने की। जाहिर सी बात है जब आपस में ये लोग लड़ेंगे तो फिर दोनों ही दूसरे लोगों से जो है वो दूसरी कंट्री से वेपन्स परचेज करेंगे और मतलब फ़ायदा दूसरे उठा रहे हैं। तो इससे बेहतर ये है कि अमन से रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, ना लड़ाई हो ना ही कोई इस तरह की टकरार हो और वेपन्स का भी कोई इतना इशू ना हो। और यही पैसा जो है जो ये हथियारों पर लगाना है वही पैसा अगर हम अपनी पब्लिक पर लगाएं, अपने गरीब लोगों पर लगाएं, रोड्स पर लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाएं, रोड्स वगैरह बनवाएं, मतलब डेवलपमेंट के ऊपर लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब दोनों कंट्रीज़ इंडिया और पाकिस्तान दोनों। और मुझे लगता है कि आज तक अगर हम लोग इसी तरह से आगे भी फोकस करके चलते, मतलब शुरू से ही ऐसा होता तो आज हम लोग शायद मतलब यूएसए और इन कंट्रीज से भी ज़्यादा आगे जा सकते थे। लेकिन मसला ये है कि हम लोगों ने बस लड़ाई के ऊपर फोकस किया और कुछ नहीं। सो फ्रेंड्स आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी यह है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।